हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टैट्स में सेम 3 में मोमेंट्स चैप्टर जो है वो हमारा चल रहा था। अब बस थोड़ा ही बाकी है। लास्ट मैंने, अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ आपको, जैसे मैं थोड़े लेक्चर से करवा रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे कुछ रूल्स जो हैं, बस लास्ट जो फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर की, वो मैंने आपको बताई थी। मैं हर लेक्चर में बोल रहा हूँ, मैं इस लेक्चर में भी बोलूँगा। आधा घंटा आपको लगेगा सारी फॉर्मूलाज लिखने में, लर्न करने में। पर एक बार सारी फॉर्मूलाज आपको लर्न हो गई, फिर ये चैप्टर आप ऐसे समझो कि रोकड़े मार्क्स हैं। इसमें कुछ भी इतना हार्ड नहीं है जो नहीं समझ में आए। कैलकुलेशन, स्क्वायर करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसमें कुछ भी इतना टिपिकल नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा। अभी तक एसवाई में आप अभी तक पहुंच गए हो, ओके, मतलब इतनी तो कैलकुलेशन आपको आती है कि ये चैप्टर आप आराम से कर लो। अब ये फॉर्मुलाज मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाई थी, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ओके, मीन की, वेरियांस की फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस। ओके, स्क्यूनेस को हम बीटा 1 बोलते हैं और कर्टोसिस को हम बीटा 2 बोलते हैं। उसके बाद स्क्यूनेस का कोएफिशिएंट, उसको हम गामा 1 बोलते हैं, और कर्टोसिस का जो कोएफिशिएंट है उसको हम गामा 2 बोलते हैं। फिर ये थ्योरी में काम आता है, ये जो मैंने फोटो डाली हुई है टेक्स्ट बुक की स्क्रीनशॉट खींच के, और सम्स में भी काम आता है। कभी कभी पूछते हैं टाइप ऑफ कर्व, ओके, व्हाट इज द टाइप ऑफ कर्व। तो ये कल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाए थे कि कैसे आपको कर्व जो है वो डिसाइड करना है कि किस टाइप का कर्व है। बीटा 2 की वैल्यू अगर 3 से बड़ी है, हमको कर्टोसिस को ही देखना है सिर्फ, और जो कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस है उसको देखना है। ठीक है, अगर 3 से बड़ी है वैल्यू कर्टोसिस की तो लेपोक्रेटिक कर्व, एग्जैक्टली 3 है तो मेसोकार्टिक कर्व, और 3 से छोटी है तो प्लेटिकार्टिक कर्व। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है, ये हमने स्टार्ट किया था अगले लेक्चर में। मैंने बोला था कि ये एक एग्जाम्पल कर लोगे, मतलब आपका मोर देन 50% 80% चैप्टर जो है एक ही एग्जाम्पल में हो जाएगा। इसमें आपको रॉ मोमेंट्स, सेंट्रल मोमेंट्स, मीन एंड बाकी सारी जो वैल्यूज हैं वो सब फाइंड करनी है, सारी फॉर्मुलाज अप्लाई होगी। तो यहाँ पे कैलकुलेशन तो मैंने समझा दी थी आपको कि कैसे मीन फाइंड करना है, कैसे रॉ मूवमेंट फाइंड करना है, उसके तो हम सम्स भी कर चुके हैं 3-4 अभी तक। ठीक है, और ये सब कम कैलकुलेट हो गया था। मीन की वैल्यू मैंने 2 तरीके से आपको बताई थी। जो ये तरीका है, ओके, इसको मैं अगर हाईलाइट कर दूं, जो मीन की फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, ये तरीका ज्यादातर लॉन्ग सम्स में काम नहीं आता है, क्योंकि लॉन्ग सम्स में अगर आपको मीन निकालने को बोलोगे, ओके, आपको अगर बोलेंगे तो ऑब्वियसली आप जो नॉर्मल मेथड है उससे मीन आराम से निकाल सकते हो। ये तरीका तब काम आएगा जब आपको एमसीक्यूज में, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछेंगे कि मीन निकालो, और तब पूरी वैल्यूज नहीं देते हैं वो लोग, ओके, तब आपको ए की वैल्यू, ओके, एंड रॉ मूवमेंट्स की वैल्यू दे देंगे। आपको ये फॉर्मूला पता होनी चाहिए, एंड फिर आप निकाल सकते हो। दोनों से आंसर सेम ही आएगा। वेरियांस भी हमने निकाल लिया था, वो तो इजी है, वेरियांस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो आपका सेंट्रल मोमेंट 2 है वही आपका वेरियांस होता है। तो वो मैंने डायरेक्टली जो सेंट्रल मोमेंट 2 की वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे लिखी। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, जो वेरियांस 2 है, सॉरी वेरियांस 2 नहीं, सेंट्रल मोमेंट 2 है, उसका हमको क्या करना है, रूट करना है। तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आ जाएगा। स्क्यूनेस, कर्टोसिस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, हमारी ये 4 फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करनी बाकी थी। अब मैं तो सब साइड बाय साइड कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे लेक्चर से ये बोल भी रहा हूँ, मैं साइड बाय साइड इसीलिए कर रहा हूँ ताकि फटाफट मैं स्क्रॉल करूँ एंड पॉज करके आपको एक ही जगह पे मिले सब कुछ। क्योंकि मैं सब स्टेप बाय स्टेप नीचे नीचे लिखूंगा तो सिर्फ एक तरीके से बोल सकते हैं सेंट्रल मूवमेंट की जो कैलकुलेशन है उसमें ही ये पूरा जो पेज है वो भर जाएगा। एक, और मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप करके लिखूंगा, मैं साइड बाय साइड लिख रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं लिखना है। सब इक्वल टू डाल के नीचे नीचे लिखना, मतलब इन शॉर्ट ये जो इक्वल टू है, ओके, ये जो इक्वल टू है ये आपको नीचे लिखना है, ये स्टेप 2 है। पहले फॉर्मूला लिखो, उसके बाद कैलकुलेशन करो। तो इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे सेंट्रल मूवमेंट 3 का स्क्वायर, तो ऊपर से देखेंगे कि सेंट्रल मूवमेंट 3 की वैल्यू कितनी है। ओके, ऊपर से हमको पहले इतना देखना है कि जो सेंट्रल मूवमेंट 3 है उसकी वैल्यू कितनी है। तो ये सेंट्रल मूवमेंट 3 ये रहा, एंड सेंट्रल मूवमेंट 3 की वैल्यू है 0.018। ठीक है, तो 0.018 वैल्यू है, वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो 0.018 का स्क्वायर करना है, और डिवाइड में जो सेंट्रल मूवमेंट 2 है उसका क्यूब करना है हमको। तो सेंट्रल मूवमेंट 2 की वैल्यू ऊपर से देख लेते हैं। सेंट्रल मूवमेंट 2 की वैल्यू है 1.39।
ओके, सेंट्रल मोमेंट 2 की वैल्यू 1.39, इसका हमको क्यूब करना है, 1.39 का क्यूब। मैं साइड बाय साइड ही कर रहा हूँ कैलकुलेशन, आपको सब कुछ नीचे नीचे करना है। हर एक इक्वल टू जब मैं लगा रहा हूँ वो इक्वल टू मैं साइड में लगा रहा हूँ, आपको वो नीचे लगाना है। ओके, ऐसा नहीं हो कि एग्जाम में जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे करके आ जाओ एंड मार्क्स कट जाए, ठीक है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में लिखोगे तो नहीं सही रहेगा। अच्छा, आप 0.018 का स्क्वायर करते हैं, 0.018 का स्क्वायर, इसका आंसर आ रहा है इतना। मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, मैं कुछ भी खुद का नहीं चेंज करूंगा, अप्रोक्सीमेट वगैरह नहीं करूंगा। तो 0.000324 और डिवीजन में 1.39 का क्यूब, उसका आंसर इतना आ रहा है। ये भी मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, 2.685619, एंड इसको जो डिवाइड करके फाइनल आंसर है वो मैं साइड में कैलकुलेट कर देता हूँ। तो इसका आंसर आ रहा है 0.00012, 0.00012, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं चेक भी कर लेता हूँ साथ में, 2 मिनट रुको। ओके, मैंने चेक कर लिया, सब परफेक्ट चल रहा है हमारा। आगे बढ़ते हैं। स्क्यूनेस फाइंड हो गई, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। फॉर्मूलाज बस याद होनी चाहिए, फॉर्मूलाज याद हैं तो सब अच्छा है, फॉर्मूलाज याद नहीं है तो पूरा चैप्टर बहुत गंदा है। स्क्यूनेस β1 इसकी वैल्यू फाइंड हो गई। अब कटऑफ इसकी वैल्यू, मैं साइड बाय साइड इक्वल टू लगा रहा हूँ, आपको नीचे नीचे करना है सब कुछ, ठीक है, मेरे जैसे नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। अब सेंट्रल मूवमेंट 4, सेंट्रल मूवमेंट 4 की वैल्यू ये रही 5.5237, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5.5237। उसको डिवाइड करना है सेंट्रल मूवमेंट 2 के स्क्वायर के साथ। तो सेंट्रल मूवमेंट 2 की जो वैल्यू है वो है 1.39, ये मैंने ऊपर से देख के लिखी 1.39, इसका हमको करना है स्क्वायर। तो 5.5237 तो सेम ही रहेगा, 1.39 का स्क्वायर मैं यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ, तो 1.39 का स्क्वायर, उसका आंसर आ रहा है 1.9321। बस उसके बाद यहाँ पे इसको दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो 5.5237 डिवाइड बाय 1.9321, इसका इतना बड़ा आंसर आ रहा है। मैं इतना बड़ा तो नहीं लिखूंगा, 2.8589 है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 2.86 लिख देता हूँ। अब स्क्यूनेस हो गया, कर्टोसिस हो गया, सब है इसमें A to Z, सारी फॉर्मूलाज हैं। अभी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसमें मेहनत कम है। ओके, आपको क्या करना है, जो β1 है, ओके, β1 मतलब जो आपका स्क्यूनेस की वैल्यू है उसका आपको रूट कर देना है। तो 0.00012 इसका आपको रूट कर देना है। तो 0.00012 का रूट, ओके, इसका आंसर इतना आ रहा है, ओके, 0.01095। ओके, मैं यहाँ तक लिख देता हूँ, शायद आपकी टेक्स्ट बुक में अप्रॉक्स करके लिखा हो, मैं चेक करूँ। हाँ, आपकी टेक्स्ट बुक में अप्रॉक्स करके लिखा हुआ है, मतलब आपकी टेक्स्ट बुक में कहीं पे अप्रॉक्स कर रहे हैं, कहीं पे नहीं कर रहे हैं। ओके, मैं 0.0011 अप्रॉक्स करके मैंने लिख दिया। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस पे आ जाते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस मतलब β2 - 3, सिंपल। तो β2 मतलब कर्टोसिस की वैल्यू 2.86, इसमें से 3 जो है वो माइनस कर देंगे, साइड में आ जाते हैं। 2.86 - 3, इसका आंसर आ रहा है 0.14। ये इसका आंसर है। ओके, और ये आपका सारी फॉर्मूलाज वगैरह मैंने कैलकुलेट कर दिया। अभी जो मेरी कारीगरी है वो मैं मिटा देता हूँ, ये आपकी कोई काम का नहीं है, क्लीन एंड क्लियर रखते हैं। सम खत्म हो गया, बस इतना ही था। ओके, इसके बाद कोई स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिखना है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में टाइप ऑफ कर्व पूछा नहीं हुआ है। आपको पूछे अगर कि टाइप ऑफ कर्व क्या है, ओके, टाइप ऑफ कर्व क्या है, तो आपको सिर्फ ये जो कर्टोसिस की वैल्यू है, ध्यान दो, ये जो कर्टोसिस की वैल्यू है इसके ऊपर ध्यान देना है। ओके, एंड जो कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस है γ2 की वैल्यू, उसके ऊपर ध्यान देना है। ओके, तो रूल जो है वो ऊपर पता होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, इसमें पूछा नहीं हुआ है, पर ये जो है फोटो याद होनी चाहिए। β2 की वैल्यू अगर 3 से बड़ी है तो लेपोक्रेटिक कर्व, β2 मतलब कर्टोसिस, उसकी वैल्यू अगर एग्जैक्टली 3 है तो मेसोकर्टिक कर्व, और अगर 3 से छोटी है तो प्लेटिकर्टिक कर्व। अब हमारी जो वैल्यू है
यहाँ पे कर्टोसिस की वो 3 से छोटी है। ओके, 3 से छोटी वैल्यू है बीटा 2 की। अब 3 से छोटी वैल्यू है जब बीटा 2 की, इन शॉर्ट हमारा जो कर्व है वो लास्ट वाला कर्व है, प्लेटिकटिव कर्व है। ठीक है, क्योंकि हमारी बीटा 2 की वैल्यू 3 से छोटी है। तो ये पूछते हैं एग्जाम में, अगर टाइप ऑफ कर्व पूछे तो लिखना। अब ये एग्जाम्पल तो हमारा कंप्लीट हो गया। मैं अभी स्क्रॉल कर देता हूँ पूरा सम। तो यहाँ पे पहले पॉज करो, टेबल बनाओ, मीन की कैलकुलेशन वगैरह सब लिखो। ये ए की वैल्यू है। ओके, ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे 8 ली है। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी बताया नहीं हुआ है कि भाई आपको ए की वैल्यू क्या लेनी है। वो वाले सम ज्यादा ट्रिकी होते हैं, क्योंकि उसमें अगर मीन का आंसर परफेक्ट आ रहा है, परफेक्ट नंबर आ रहा है, तो रॉ मूवमेंट्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो रॉ मूवमेंट्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। जो फॉर्मुलाज मैंने स्टार्टिंग में सिखाई थी चैप्टर की, वो सब फॉर्मुलाज आप लगाओगे, डायरेक्ट सेंट्रल मूवमेंट की वैल्यू आएगी। हाँ, पर अगर मीन की वैल्यू पॉइंट में आ रही है तो फिर रॉ मूवमेंट्स निकालनी पड़ेगी, फिर सेंट्रल मूवमेंट की जो फॉर्मुलाज हैं बड़ी बड़ी वो लगानी पड़ेगी। तो उसमें है ये सब। यहाँ पे पॉज करो, लिखो। आई होप आपने पॉज करके लिख लिया होगा। एग्जाम्पल 8 है, इंपॉर्टेंट है, ये टेक्स्ट बुक में भी टिक कर लेना। ऑल इन वन सम था, इसीलिए मैंने सोचा मैं करवा ही देता हूँ, काम आएगा। अभी रॉ मूवमेंट की कैलकुलेशन लिखो, एंड ये फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट एंड सेकंड सेंट्रल मूवमेंट की कैलकुलेशन लिखो। ओके, आई होप आपने लिख लिया होगा फर्स्ट एंड सेकंड सेंट्रल मूवमेंट तक। पॉज कर करते लिखते जाना प्लीज। अब ये थर्ड सेंट्रल मूवमेंट और स्क्यूनेस तक की कैलकुलेशन लिखो। ओके, आई होप आपने लिख लिया होगा ये भी। बस ये लास्ट कैलकुलेशन है, इतना लिख लो एंड ये सम आपका खत्म। इसके बाद मेरे को एक और सम करवाना है, पर मेरे को पूरी जो रॉ मूवमेंट्स वगैरह की कैलकुलेशन, सेंट्रल मूवमेंट की कैलकुलेशन है, वो मेरे को वापस से नहीं करनी है। उस टाइप का भी एक सम आपको दिया हुआ था, एग्जाम्पल 11 जो है वो दिया हुआ है। इसमें रॉ मूवमेंट्स जो हैं वो दिए हुए हैं डायरेक्टली। ओके, उसमें हमको कैलकुलेट टेबल वगैरह नहीं बनाना पड़ेगा। ओके, बाकी सब कुछ फाइंड करना है। तो आई होप यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। अब एग्जाम्पल 11 जो है, ओके, वो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है पहले वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं टाइप करने वाला हूँ। एग्जाम्पल 11 है जो मेरे पास टेक्स्ट बुक है, उसमें पेज नंबर 141 है। आपकी टेक्स्ट बुक में पता नहीं, मूवमेंट्स चैप्टर है, अभी तक तो पता होना चाहिए। अब एग्जाम्पल 11 में लिखा हुआ है, द फर्स्ट 4 रॉ मूवमेंट्स अबाउट origin of a frequency distribution are 1.5, 17, -30 एंड 108। टेबल वगैरह नहीं बनाना है, रॉ मूवमेंट्स की वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चन में, जो कि हमारे लिए अच्छा है। वो सब टेबल वगैरह बना के कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली रॉ मूवमेंट्स की वैल्यू दी हुई है। मैं एक इक्वेशन कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो रॉ मूवमेंट वन की जो वैल्यू है वो है 1.5। रॉ मूवमेंट टू की वैल्यू है 17। रॉ मूवमेंट 3 की वैल्यू है -30। और उसके बाद लास्ट में रॉ मूवमेंट 4, उसकी वैल्यू इन्होंने यहाँ पे दी हुई है 108। अब बाकी यहाँ पे हमको बोल रहे हैं कि भाई फाइंड इट्स सेंट्रल मूवमेंट्स। 4 सेंट्रल मूवमेंट्स फाइंड करो, बीटा 1 फाइंड करो और बीटा 2 फाइंड करो। ठीक है, बीटा 1 और बीटा 2 हमको ये लोग फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, स्क्यूनेस जो है और कोएफिशिएंट जो है, यहाँ पे स्क्यूनेस और कर्टोसिस आपको फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, पर मैं अपनी तरफ से कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस भी करवा दूंगा। ठीक है, अब मैं फॉर्मुलाज जो है वो कॉपी कर देता हूँ, मेरे को वापस से पूरा टाइप नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं आगे। यहाँ पे एग्जाम्पल 11 में रॉ मूवमेंट्स दी हुई है, और आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला हुआ है कि स्क्यूनेस, बीटा 1, कर्टोसिस और जो ये है सेंट्रल मूवमेंट्स है वो फाइंड करो।
पर क्वेश्चन में मैं सब कुछ कराने वाला हूँ। ओके, तो मैं A to Z सब करवा देता हूँ। तो पहले तो सेंट्रल मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं हम। सेंट्रल मूवमेंट 1 हमेशा 0 ही होती है, सबसे इजी, सबसे सबका फेवरेट। सेंट्रल मूवमेंट 2, इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं अपने। तो सेंट्रल मूवमेंट 2 इक्वल्स टू रॉ मूवमेंट 2 मतलब 17 माइनस रॉ मूवमेंट 1 का स्क्वायर। रॉ मूवमेंट 1 जो है वो मैं ऊपर से देख लेता हूँ। रॉ मूवमेंट 1 है 1.5, इसका हमको स्क्वायर करना है। अब मैं सब साइड बाय साइड कर रहा हूँ कैलकुलेशन, आपको सब कुछ नीचे नीचे लिखना है, ठीक है, मेरे जैसे नहीं करना। अब 1.5 का स्क्वायर मतलब 2.25। अब यहाँ पे 17 में से 2.25 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 14.75। ये हमारा सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट है और ये हमारी वेरियांस की भी वैल्यू है। थर्ड सेंट्रल मूवमेंट पे आ जाते हैं। अभी जैसे जैसे सम्स ज़्यादा करोगे आप, आपकी स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी। ओके, एंड मेरे को भी कम समझाना पड़ रहा है तो मेरी भी स्पीड जो है वो बढ़ गई है। ओके, अब थर्ड सेंट्रल मूवमेंट वो है -30, क्वेश्चन में दिया हुआ है थर्ड रॉ मूवमेंट। उसके बाद -3 मल्टीप्लाई बाय रॉ मूवमेंट 2, रॉ मूवमेंट 2 है 17 मल्टीप्लाई बाय रॉ मूवमेंट 1, तो रॉ मूवमेंट 1 है 1.5 प्लस 2 इंटू रॉ मूवमेंट 1 का क्यूब, तो रॉ मूवमेंट 1 है 1.5 और उसका हमको करना है क्यूब। तो रॉ मूवमेंट 3, इसका आंसर मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करके लिखता हूँ। अभी मैं डायरेक्टली सॉल्व करके लिखूंगा, पूरी कैलकुलेशन मैं नहीं लिखने वाला हूँ। ओके, तो पहले यहाँ पे मैं सब डायरेक्टली सॉल्व करके लिखने वाला हूँ। -3 इंटू 17 इंटू 1.5, पहले जो है वो है -30। उसके बाद पहले तो मैं क्यूब कर देता हूँ 1.5 का, 1.5 का क्यूब इतना आ रहा है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3.375 इतना आ रहा है। अब ये -30 फिर -70 6.5 और +6.75, इन दिनों को प्लस माइनस कर दें तो आंसर आ रहा है -99.75। ये हमारा सेंट्रल मूवमेंट 3 की वैल्यू आ गई। मैं कैलकुलेशन पूरी सॉल्व करके नहीं लिखी है, ठीक है, वो अभी तक आपको आ जानी चाहिए, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। उसके बाद रॉ मूवमेंट 4, तो रॉ मूवमेंट 4 की जो वैल्यू है वो है 108। उसके बाद -4 इंटू रॉ मूवमेंट 3, रॉ मूवमेंट 3 की जो वैल्यू है वो है -30। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय रॉ मूवमेंट 1, अब रॉ मूवमेंट 1 की जो वैल्यू है वो है 1.5 प्लस 6 इंटू रॉ मूवमेंट 2, तो रॉ मूवमेंट 2 की जो वैल्यू है वो है 17 मल्टीप्लाई बाय रॉ मूवमेंट 1, रॉ मूवमेंट 1 की वैल्यू है 1.5, इसका स्क्वायर करना है। उसके बाद -3 इंटू रॉ मूवमेंट 1, रॉ मूवमेंट 1 मतलब 1.5, इसका रेज टू 4 करना है। अब इतनी सारी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे नहीं लिखने वाला हूँ, डायरेक्टली बहुत बार मैं बता चुका हूँ। अभी बस ये लास्ट समय मेरे को एक बार जो मैंने ऊपर न्यू फॉर्मूला सिखाई कर्टोसिस वगैरह, वो एक बार वापस से सिखानी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, 108 है पहले। उसके बाद यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई बाय -30 मल्टीप्लाई बाय 1.5, इसका आंसर इतना आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 17, अच्छा यहाँ पे बाकी है अभी 1.5 का स्क्वायर करना है, तो 1.5 का स्क्वायर इतना आता है। अब यहाँ पे 6 इंटू 17 इंटू 2.25 इतना आ रहा है। एंड उसके बाद पहले 1.5 रेज टू 4, 1.5 रेज टू 4 का आंसर इतना है। उसके बाद -3 मल्टीप्लाई बाय 1.5 रेज टू 4, उसका आंसर इतना है। अब इस सबको मैं प्लस माइनस कर दूं तो प्लस माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 502। मैं इसका टोटल ही चलो यहाँ पे लिख देता हूँ।
इसका टोटल इतना आ रहा है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 502.3125 ये हमारी सेंट्रल मोमेंट 4 की वैल्यू है। उसके बाद मीन तो यहाँ पे नहीं फाइंड कर पाएंगे क्योंकि ए की वैल्यू हमें पता नहीं है। ओके, मीन को मैं मिटा देता हूँ। ए की वैल्यू चाहिए, मीन की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो कम से कम ए की वैल्यू चाहिए। रॉ मोमेंट 1 की वैल्यू है हमारे पास, पर ए की वैल्यू क्वेश्चन में कहीं पे भी दी नहीं हुई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वेरियांस की जो वैल्यू है वो सेम उतनी ही होती है जितनी सेंट्रल मोमेंट 2 की वैल्यू होती है। तो सेंट्रल मोमेंट 2 की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेंट्रल मोमेंट 2 हमने कैलकुलेट किया। सेंट्रल मोमेंट 2 की वैल्यू ऊपर है 14.75। ठीक है, वेरियांस की वैल्यू आ गई। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियांस स्टैंडर्ड डेविएशन बोला नहीं हुआ है क्वेश्चन में, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। आपको एग्जाम में सब कुछ नहीं करना है, जितना क्वेश्चन में बोला उतना ही करना। अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो 14.75 जो वेरियांस है उसका स्क्वायर रूट कर दो। तो साइड में कर देते हैं 14.75 का स्क्वायर रूट, तो उसका आंसर इतना आ रहा है 3.8405। ठीक है, यहाँ तक मैं 3.84 तक ही लिखता हूँ। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्क्यूनेस मतलब बीटा 1, पहले रॉ मोमेंट 3 का स्क्वायर करना है। अब रॉ मोमेंट 3 की जो वैल्यू है वो ऊपर से देखेंगे हम लोग, वो है -99.75 एंड डिवाइड में रॉ मोमेंट 2 का क्यूब हमको करना है। तो रॉ मोमेंट 2 जो है, ओके, रॉ मोमेंट 2 उसकी वैल्यू है 14.75, इसका हमको क्यूब करना है। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, स्क्वायर और क्यूब करके डिवाइड करना आपको आता है। ठीक है, तो -99.75 का स्क्वायर इतना आ रहा है। उसके बाद 14.75 का क्यूब वो इतना आ रहा है। उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो ये डिवाइड बाय ये, इसका आंसर आ रहा है 3.10063। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3.10063। ये हमारी स्क्यूनेस की वैल्यू है, 3 से बड़ी है। कार्टोसिस, अच्छा ये तो हमारे काम की नहीं है, इसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है 3 से बड़ी हो कि नहीं, बीटा 2 की वैल्यू से मतलब है। तो सेंट्रल मोमेंट 4 की वैल्यू है 502.3125 डिवाइड बाय जो सेंट्रल मोमेंट 2 है 14.75 उसका स्क्वायर। यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा अभी। तो पहले तो 14.75 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब 502.3125 डिवाइड बाय 14.75 का स्क्वायर इतना आ रहा है 2.309 लिख देता हूँ अप्रॉक्स। ये हमारी कार्टोसिस की वैल्यू आ गई। उसके बाद ये भी आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, आपको स्क्यूनेस और कार्टोसिस पूछा हुआ है, मैं सब बता रहा हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, एक बार लास्ट बार प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद हमको यहाँ पे करना है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मतलब गामा 1 फाइंड करना है। तो स्क्यूनेस की वैल्यू है 3.10063, इसका हमको जो रूट है वो करना है। अब यहाँ पे 3.10063 का रूट मतलब 0.5 रेज टू, तो यहाँ पे 1.76 हमारा आंसर आ रहा है। 1.76086 बहुत आगे है, पर मैं यहाँ पे अप्रॉक्स करके लिख देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस मतलब गामा 2 की वैल्यू बीटा 2 में से 3 की वैल्यू माइनस कर दो। तो बीटा 2 की वैल्यू है 2.309, इसमें से 3 की वैल्यू माइनस करके जो भी आंसर है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे 2.309 माइनस 3 इतना आंसर आ रहा है, माइनस में आंसर आ रहा है, तो -0.691 ये हमारा कर्टोसिस की वैल्यू है। अब बस हो गया। अब मैं एक बार वो कर्व का जो टाइप है वो भी बता देता हूँ, लास्ट बार है, ध्यान से सुन लो। यहाँ पे ये रही फोटो, बीटा 2 की वैल्यू से हमको मतलब है और गामा 2 की वैल्यू से हमको मतलब है। तो यहाँ पे बीटा 2 की वैल्यू 3 से बड़ी है या गामा 2 की वैल्यू 0 से बड़ी है तो लैपोकार्टिक कर्व। अगर बीटा 2 की वैल्यू एग्जैक्टली 3 है, गामा 2 की वैल्यू एग्जैक्टली 0 है,
तो मेसोकार्टिक कर्व, और अगर बीटा 2 की वैल्यू 3 से छोटी है और गामा 2 की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो प्लेटिकार्टिक कर्व। अब बीटा 2 की वैल्यू की जो वैल्यू है उसे हम देखेंगे। तो बीटा 2 हमने यहाँ पे फाइंड किया नीचे, ये रहा बीटा 2 की वैल्यू 2.309 है जो कि 3 से छोटी है। ओके, और ये रहा गामा टू की वैल्यू भी 0 से छोटी है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे किस टाइप का कर्व आप लिखोगे? प्लेटिक कार्टिक कर्व। ठीक है, वो सब आपको अगर पूछे तो स्टेटमेंट वगैरह लिखना है। ओके, कि भाई हियर दी वैल्यू ऑफ बीटा 2, मैं बीटा लिख रहा हूं, आपको बीटा की साइन लगानी है, इज लेस देन 3 एंड वैल्यू ऑफ गामा 2, मैं यहाँ पे गामा 2 लिख रहा हूँ, आपको गामा 2 की सिंबल लगाना है। ठीक है, इज लेस देन 0। सो द कर्व इज ऑफ प्लेटिकार्टिक कर्व। ठीक है, शायद स्पेलिंग रॉन्ग है, चेक कर लेना। तो ये आपको इस तरीके से चेक करना है, चेक नहीं सॉरी लिखना है स्टेटमेंट, बीटा 2 गामा 2 की जगह पे उनकी साइंस लगाना। ये क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है टाइप ऑफ कर्व, मैंने अपनी तरफ से बता दिया। अभी आपका एग्जाम्पल 11 था, बस ये एक लास्ट सम मेरे को इस चैप्टर में करवाना था। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे पूछना। ये मेरा नंबर है 9913 वाला, दीपक सर का जो नंबर है ओके वो है 9924699903। ये दीपक सर का नंबर है। ओके, भले दीपक सर को कॉल करो, ओके भले मुझे मैसेज कर दो, जो भी आपका डाउट है, जो भी फ्री होगा फटाफट सॉल्व करके आपको आंसर दे देगा। ओके, तो स्टार्ट करो, यहाँ पे पॉज करके लिखना, पॉज करके लिखो, यहाँ पे सब कुछ लिखना है, कैलकुलेशन साइड की नहीं लिखना। ठीक है, ये कैलसी पे होगी आपकी कैलकुलेशन सारी। ओके, आई होप आपने यहाँ तक लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं, अभी फोर्थ से सेंट्रल मूवमेंट से लिखना स्टार्ट करो, कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस तक। ओके, आई होप आपने लिख लिया होगा सब कुछ पॉज कर करके। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।